बात करते हैं क्योंकि इसी पे देखो काफी सवाल पूछे गए हैं। वापस से समझना एग्जांपल 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व शोज अ टिपिकल बिहेवियर ऑफ प्रोडक्शन गैस ऑयल रेशियो। मतलब जीओआर की बात कर रहा है या कह लो आरपी की बात कर रहा है विथ टाइम फॉर अ रिजर्वायर अंडर सॉल्यूशन गैस ड्राइव। अंडर सॉल्यूशन गैस ड्राइव मुझे जीओआर का कर्व बताना है। तो मुझे पता है कैसा होगा कि स्टार्टिंग में कांस्टेंट, फिर ड्रॉप और फिर इंक्रीज, यही होगा। ये कर्व है जीओआर का प्रेशर के साथ। तो क्या जीओआर तेजी से गिरता है? नहीं गिरता, इस तरीके से नहीं गिरता है। फिर ए ऑप्शन ये हो गया। बी क्या हो गया मेरे पास? ये ए है, ये क्या है? ये ए है, ये सी है, ठीक है। बी क्या है? पहले जीओआर क्या होता है? कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। फिर जीओआर बढ़ता है, नहीं घटता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ घट रहा है, नहीं बढ़ता है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ ये कि जीओआर तेजी से घटता है फिर तेजी से बढ़ता है, ऐसा होता है क्या? नहीं। यहाँ देखो जीओआर क्या हो रहा है? कांस्टेंट है, फिर कुछ टाइम के लिए घटा और फिर बढ़ गया। ये हमारे ग्राफ से मैच कर रहा है। तो आंसर क्या हो गया? दिल्ली आंसर हो गया, ठीक है। आंसर क्या हो गया? डी इज द आंसर। बहुत ही आसान सवाल हो गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 गेट 2017 में पूछा गया है, ठीक है। हम गेट के सारे सवाल क्या करेंगे? आराम से अपने जब लेक्चर्स हैं उन्हीं में डिस्कस कर लेंगे। तो गेट में 2017 में क्या पूछा गया है? एपीआई ग्रेविटी निकालने बोला है, एपीआई ग्रेविटी निकालने बोला है। और क्रूड ऑयल की डेंसिटी उसने क्या दे दी? 950 केजी पर मीटर क्यूब दे दी, ठीक है। अब इसने ये नहीं बोला, कंडीशंस नहीं बोली, लेकिन हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि वो सरफेस कंडीशन पे ही बात करना चाह रहा है, ठीक है। अगर कंडीशन ना दी गई हो तो क्या करेंगे? तो जो जनरल कंडीशंस है, दैट इज स्टैंडर्ड कंडीशन, वो मान लेंगे। अगर कंडीशन स्पेसिफाई करेगा तो उसी कंडीशन को लेके चलेंगे। तो अगर मुझे डेंसिटी ऑफ ऑयल दे दिया 950, तो मैं क्या करूं? स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लूं क्या? डेंसिटी ऑफ ऑयल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ वाटर अगर ये 950 है केजी पर मीटर क्यूब, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ केजी पर मीटर क्यूब कितना होता है? 1000। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? वो केजी पर मीटर क्यूब में 1000 मीटर क्यूब है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना हो गया? 950 अपॉन 1000, दैट इज 0.95। ये आ गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब पूछा क्या? एपीआई ग्रेविटी। तो आई नो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एपीआई ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूं अब? एपीआई ग्रेविटी इज इक्वल टू 141.5 अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल माइनस 131.5। तो ये कितना हो गया? 141.5। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल जो आया था मेरे पास दैट वाज 0.95, ठीक है। तो यह क्या गया? 0.95 माइनस टाइम्स 131.5। तो एपीआई ग्रेविटी कितना आ गया? 141.5 डिवाइडेड बाय 0.95, तो दैट वाज 148.94 माइनस 131.5, दैट इज 17.45 मान लो, ठीक है। इट डज नॉट हैव एनी यूनिट, क्योंकि क्या है? ये खुद क्या है? एक यूनिट है। ये भी क्या है? यूनिटलेस है। तो एपीआई ग्रेविटी भी क्या है? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो आंसर कितना हो गया? 17.45, 17.45, ठीक है। गेट 2017 का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और अगर मुझे बोलना है कि हेवी ऑयल है, लाइट ऑयल है या ब्लैक ऑयल है, तो मैं बोलूँगा क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 22.5 से कम है, तो ये क्या है? ये काइंड ऑफ हेवी ऑयल है। बात सुनिए, देखो डेंसिटी क्लोज टू क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर है, तो हेवी ऑयल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फटाफट। एक क्या है मेरे पास? एक ऑयल रिजर्वायर है जिसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर। देखो बाकी के डाटा की यूज जरूरत भी नहीं पड़ी थी, सिर्फ पी और टी का डाटा चाहिए था, क्योंकि रिकवरी फैक्टर पूछा था। रिकवरी फैक्टर आराम से निकाला गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि एक ऑयल रिजर्वायर है जिसकी थिकनेस दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, पोरोसिटी की वैल्यू दे दी, कोनेट वाटर सैचुरेशन दे दिया। ये देखो ऑयल रिजर्वायर है, ठीक है। इनिशियल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर कितना है? 1.2, ठीक है। और अज्यूमिंग एवरेज फ्लो रेट ऑफ 2 मीटर क्यूब पर डे,
तो मुझे बताना है लाइफ क्या है रिजर्वायर। अच्छा, तो देखो मुझे क्या बोल रहा है कि मान लो कुछ डायमेंशंस दी हुई है, उससे मैं ओरिजिनल ऑयल इन प्लेस निकाल सकता हूँ। अब मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं उसमें से 2 मीटर क्यूब पर डे निकालूं तो रिजर्वायर की कितनी लाइफ होगी। तो निकालने की ये लाइफ तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ओरिजिनल ऑयल इन प्लेस निकाल लेता हूँ। तो मैं फिर वापस से देखो लिखता हूँ AH5SOI/BOI। मैं सिंपली यही वाली वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास रिजर्वायर का एरिया क्या दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर, और ये 10 मीटर, तो ये क्या हो गया 1000 इंटू 10, ये क्या है रिजर्वायर मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। और पोरोसिटी कितनी दी हुई है 30%, और कोनेट वाटर सैचुरेशन 0.2, ठीक है। तो इंटू हो गया 0.3 इंटू कोनेट वाटर सैचुरेशन 0.2 दिया हुआ है, तो ऑयल सैचुरेशन कितना हो गया 0.8 हो गया, डिवाइडेड बाय BOI कितना है 1.2, BOI कितना हो गया 1.2, ये हो गया रिजर्वायर मीटर क्यूब बाय स्टैंडर्ड मीटर क्यूब। तो रिजर्वायर मीटर क्यूब कट गया, तो ओरिजिनल ऑयल इन प्लेस कितना आ गया मेरे पास आ गया 10,000 इंटू 0.3 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 1.2, तो ये आ गया 2000 स्टैंडर्ड मीटर क्यूब, ये आ गया टोटल वॉल्यूम। अब रेट मेरे पास क्या है 2 मीटर क्यूब पर डे है, तो मुझे पूछ रहा है कितना दिन चलेगा, तो T क्या हो जाएगा मेरे पास लाइफ ओरिजिनल ऑयल इन प्लेस बाय रेट हो गया, दैट इज 2000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो गया 1000 डेज चलेगा। तो रिजर्वायर की लाइफ कितनी हो जाएगी 1000 डेज हो गई, लाइफ क्या हो गई इन डेज 1000 डेज हो गई। ये सवाल क्या हुआ 2017 में पूछा गया है और बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें हल्की सी गलती है वो भी हम सुधार लेंगे, ठीक है। एक क्या बोला गया कि लैबोरेटरी में एयर और ब्राइन का कैपिलरी प्रेशर दिया हुआ है, मतलब समझना अगर मेरे पास कोई एक कोर सैंपल था, उस कोर सैंपल को जब हमने लैबोरेटरी में एनालाइज कर रहे हैं, कैपिलरी प्रेशर निकाल रहे हैं, तो कैपिलरी प्रेशर लैबोरेटरी में किसके बीच में, एयर और ब्राइन के बीच में कितनी दी हुई है 1.2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर दी हुई है, ठीक है। अब मेरे पास क्या दिया हुआ है कि हैज बीन मेजर्ड इन रिजर्वायर व्हेन रिजर्वायर कोर सैंपल एट रेसिड्यू। अब देखो जो सैचुरेशन है लैबोरेटरी कंडीशंस पे और जो सैचुरेशन है रिजर्वायर कंडीशंस पे, दोनों ही जगह पे दोनों अपने रेसिडुअल सैचुरेशंस पे हैं, मतलब इमूवेबल सैचुरेशन पे हैं, ठीक है। द एयर ब्राइन सरफेस टेंशन, मतलब अब मुझे क्या दे दिया, तो सरफेस टेंशन है एयर और ब्राइन के बीच में, जो कि क्या है लैबोरेटरी में यूज होने वाला फ्लूइड है। तो एयर और ब्राइन के बीच में जो सरफेस टेंशन है वो कितना दिया हुआ है 0.07 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और ऑयल ब्राइन इंटरफेशियल टेंशन, मतलब ब्राइन और ऑयल जो है वो क्या है मेरे पास रिजर्वायर का फ्लूइड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये लैबोरेटरी का फ्लूइड है, और वहीं पे ऑयल और ब्राइन जो है वो क्या है मेरे पास रिजर्वायर का फ्लूइड है, और उसका टेंशन कितना दिया हुआ है 0.25 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये कौन सा फ्लूइड है, ये रिजर्वायर पे है, ठीक है। अब मुझे क्या बोला कि द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ ब्राइन एंड ऑयल दे दिया मुझे, तो डेंसिटी ऑफ ब्राइन कितना दे दिया मुझे 1080 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। वहीं पे डेंसिटी ऑफ ऑयल जो है वो कितनी दे दी 780 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब मुझे बोल दिया ग्रेविटी जो तुमको लेना है, मान लो कि G कितना दिया हुआ है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है। और अब देखो उन्होंने क्या बोला, आइडेंटिकल वेटिंग प्रेफरेंसेस है, मतलब जो कांटेक्ट एंगल एयर और ब्राइन का बन रहा है एट रेसिडुअल सैचुरेशन इन लैबोरेटरी इज आइडेंटिकल टू द कांटेक्ट एंगल जो बन रहा है
between oil and brine at water saturation or at residual saturation in reservoir conditions। मतलब थीटा दोनों को क्या कर दिया इसने, बराबर कर दिया। तो मैं कह सकता हूं cos थीटा at reservoir is equal to cos थीटा at laboratory। ये बात मैं कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बोला कि कोर सैंपल भी आइडेंटिकल है, मतलब जो आर है वो क्या है, सेम है, जो हमने रिजर्वायर में यूज की और जो हमने लैबोरेटरी में यूज की। तो अब हमें पूछ रहा है हाइट बतानी है ऑयल वाटर ट्रांजिशन जोन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन मान लेते हैं हमें एच बताना है, ठीक है, ऑफ क्या है फ्री वाटर लेवल वगैरह हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें एच अभी बतानी है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, मेरे पास कुछ ऐसा डाटा, तो मैंने सबसे पहले लिख लिया पी सी लैबोरेटरी क्या होगा, 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय आर होगा, और लैबोरेटरी फ्लूइड क्या है, एयर और ब्राइन है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.2 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, इज इक्वल टू 2 सिग्मा एयर और ब्राइन जो लैबोरेटरी फ्लूइड है वो कितना दिया हुआ है, 0.07। कॉस थीटा मुझे नहीं पता, ठीक है, कॉस थीटा क्या है मुझे नहीं पता, अपॉन आर, ठीक है, आर भी मुझे नहीं पता। तो मैं बोल सकता हूं कॉस थीटा बाय आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.2 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 2 इंटू 0.07, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं यही चीज पीसी रिजर्वायर के लिए लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 2 सिग्मा, रिजर्वायर का फ्लूइड क्या था, ऑयल और ब्राइन, ऑयल ब्राइन, कॉस थीटा ऑफ ऑयल ब्राइन अपॉन आर, ठीक है। पीसी मेरे लिए अननोन है, ठीक है, ये मुझे क्या करना है, निकालना है अभी के लिए। तो मेरे पास क्या आ गया, 2 सिग्मा ऑफ ऑयल वाटर कितना दिया हुआ है, 0.025, दैट इज 0.025। अब समझो अगर मैं बात करूं तो कॉस थीटा एयर ब्राइन जो लेबोरेटरी में था और जो कॉस थीटा ऑयल ब्राइन का है रिजर्वायर कंडीशंस पे, दोनों सेम वेटिंग प्रेफरेंसेस की वजह से बराबर हो गया और आर भी बराबर है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि cos थीटा बाय आर इज इक्वल टू यही वैल्यू है। तो मैंने क्या बोल दिया, cos थीटा बाय आर की वैल्यू कितनी हो गई, 1.2 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 0.07। तो मेरे पास पीसी रिजर्वायर कितना आ गया, कैलकुलेट कर लो फटाफट, ठीक है, देखो ये और ये कट गया, ठीक है, दैट इज 1.2 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 0.07 इंटू 0.025, दैट इज कितना आ गया, 42857.14, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, यहां तक मैं सीधा सीधे क्या बोल देता, पीसी रिजर्वायर इज नथिंग बट सिग्मा ऑयल ब्राइन कॉस थीटा पीसी लैब अपॉन सिग्मा एयर ब्राइन। यही तो अभी हमने फॉर्मूला क्या किया, थोड़ी देर पहले स्टडी किया था, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा दोनों का सेम है तो ये कट गया, यही चीज लिखी हुई है, ठीक है, तो ये आ गया। लेकिन अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालनी है हाइट। तो देखो मैं क्या बोल सकता हूं कि पी सी इज नथिंग बट जी रो एच, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, 42857.14, जी मुझे दिया हुआ 9.81, रो मतलब डेल्टा रो, ठीक है, किसके किसके बीच में, ब्राइन और ऑयल के बीच में, क्योंकि यहां पे क्या दिया हुआ है, ऑयल और ब्राइन है, लेकिन एक छोटी सी गलती जो गेट में, डेंसिटी भी किसके किसके बीच में दिया हुआ है, ब्राइन और ऑयल के बीच में, ठीक है, लेकिन यहां पे ब्राइन और ऑयल होगा, ना कि वाटर और ऑयल, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं डेंसिटी किसकी है, ब्राइन और ऑयल की। तो ब्राइन की डेंसिटी दी है 1080 माइनस 780 इंटू एच, तो एच कितना आ जाएगा,
दिस डिवाइडेड बाय 9.81 डिवाइडेड बाय 300, तो h कितना आ गया 14.56 मीटर। ठीक है, ठीक है, आंसर क्या है 14.12 और 14.90 के बीच में, दैट इज 14.96 आंसर क्या है हमारा सही हो गया। तो आराम से हम ये सवाल कर सकते थे, ठीक है, और आराम से ये सवाल हो भी जाएगा। ठीक है, कोई ये नहीं डाउट। अब देखो, जो एक बहुत अच्छा सवाल था जिसकी हम बात कर रहे थे वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है मेरे पास कि मेरे पास एक पोरस मीडियम है, ठीक है, एक पोरस मीडियम है, इज ब्लेंड विथ 3 टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्स। समझना, इस सवाल को बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्स क्या है मेरे पास? ग्रेवल है, मतलब एक कुछ मान लो ठीक ठीक साइज का कुछ पत्थर्स वगैरह है, फिर क्या है उनकी कुछ पोरोसिटी दी हुई है, फिर मेरे पास सैंड है। सैंड क्या होती है? ग्रेवल से या पेबल से छोटी होती है, मतलब उससे छोटे कुछ क्या है सैंड है, उसकी फिर पोरोसिटी कुछ दी हुई है। फिर बोला कि सैंड से छोटी फाइन सैंड है और उसकी भी कुछ पोरोसिटी दी हुई है। ठीक है, अब ये क्या किया, ये तीनों चीज़ों को सेडिमेंट्स आर मिक्स्ड इन सच प्रोपोर्शंस द सैंड फिल द पोर वॉल्यूम ऑफ द फाइन पेबल्स। मतलब क्या होगा कि जो भी फाइन पेबल्स के पोर वॉल्यूम है उसको फिल कौन करेगी? सैंड। और फाइन सैंड किसका पोर वॉल्यूम फिल करेगी? सैंड का। ठीक है, ये वाली बात इसमें दी हुई है। तो बोला कि टोटल सिस्टम निकालो पोरोसिटी का। आई थिंक सवाल उतना अच्छा क्लियर नहीं हुआ होगा, तो अभी हम सवाल को क्लियर कर लेते हैं, फिर उसका क्या करेंगे आंसर भी झट से निकाल लेंगे। समझने की कोशिश करो सवाल क्या कह रहा है। मान लो तुम्हारे पास एक बीकर है, ठीक है, तुमने क्या माना कि तुम्हारे पास एक बीकर है। उस बीकर में सबसे पहले तुमने क्या किया, तुमने मान लो कुछ पेबल्स डाल दिए जो कि बड़े साइज के थे। तो तुमने कुछ पेबल्स डाल दिए इस बीकर में, क्या किया कुछ पेबल्स डाल दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या हो गया कि मान लेते हैं कि पहले तुम्हारे पास बल्क वॉल्यूम कुछ V था, मान लो इस पर्टिकुलर, मान लो इस जगह रॉक का। ठीक है, तो अब जब तुमने पेबल्स डाल दिया, ठीक है, तो देखो अब वॉइड स्पेस जो बचा है वो ये कुछ वॉइड स्पेसेस बचे हुए हैं। तो कितना वॉइड स्पेस बचा है? तो देखो इसकी पोरोसिटी इन्होंने दी रखी है कितनी 38%। तो वॉइड स्पेस कितना बचा हुआ है? तो मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड पूछ लेता हूँ, ये क्या है 0.38 V है, इतना जगह खाली पड़ा है। ठीक है, अब तुमने क्या किया, ये तुम्हारी पोरोसिटी या पोर वॉल्यूम था, इतना पोर वॉल्यूम है खाली पड़ा था। अब लेकिन इसने क्या किया, इसने बोला कि इसमें इसने क्या डाल दिया, क्या सैंड डाल दी। तो सैंड इसने डाल दी, तो सैंड डाल दी, तो सैंड क्या होगी कुछ जगहों पे जाके बैठ गई। मतलब सैंड के लिए अगर वॉल्यूम की बात करोगे तो सैंड के लिए वॉल्यूम कितना है? इतना है, क्योंकि यही तो खाली जगह है। तो बल्क वॉल्यूम सैंड के लिए कितना है? इतना। ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ, अब सैंड जब डल गई तो कितना पोर वॉल्यूम खाली रह गया। मतलब अब मैं बोलूं कि जब सैंड डल गई तब अब इस चीज का पोर वॉल्यूम, इसमें खाली जगह कितनी है, तो मैं बोलूंगा अब जो वॉइड स्पेस है वो कितना है, इसका 32% मान लो। तो ये क्या हो गया, ये मान लो वॉइड स्पेस किसका था, पेबल का। तो अब वॉइड स्पेस सैंड का कितना हो गया, तो मैं बोलूंगा 0.32 इंटू वॉइड स्पेस ऑफ पेबल वॉइड। तो ये कितना हो गया 0.32 इंटू 0.38 इंटू V। ठीक है, अब तुमने क्या किया, यहां पे तुम रुके नहीं हो, फिर तुमने क्या किया फाइन सैंड डाल दी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, इसी में मैंने क्या किया, अब फाइन सैंड डाल दी। तो फाइन सैंड कहाँ जाएगी, अब वो उस जगह पे जाएगी जो और खाली जगह है।
ठीक है, इस तरीके से फाइन सैंड जाएगी। तो फाइन सैंड के लिए अभी बल्क वॉल्यूम कितना है, इतना। मान तो यही तो खाली जगह है जो फाइन सैंड को मिल रही है, ठीक है। अब वॉइड फॉर फाइन सैंड कितना हो जाएगा, फाइन सैंड के लिए वॉइड स्पेस कितना हो जाएगा, इसकी जितनी पोरोसिटी दी हुई थी जो कि 30% दी हुई है, तो 30% ऑफ वी सैंड वॉइड जो कि कितना है 0.32 इंटू 0.38 इंटू वी इंटू 0.3। ये क्या हो गया, ये अब फाइनली पोर वॉल्यूम या स्पेस जो है वो खाली पड़ा है। तो अब अगर मुझे पोरोसिटी निकालनी है तो ये वाला वॉल्यूम हो गया जो खाली पड़ा है और अपॉन वी कर दिया, तो ये v कट गया, तो पोरोसिटी कितनी हो गई 0.32 इंटू 0.38 इंटू 0.3। कितना आ गया, निकालें, ये देखो 0.32 इंटू 0.38 इंटू 0.3, तो ये कितना हो गया 0.03648, तो ये कितना हो गया इंटू 100 कर देंगे तो 3.6%, 3.64 या 5%। यही आंसर था गेट में, आ गया एकदम फटाफट। अब देखो इसी चीज़ को समझना, जो सवाल पूरा देखा है ना, अब ये वाला चीज़ से समझ लेते हैं, ठीक है। देखना समझना, पहले इस सवाल में क्या कहा इन्होंने कि ये तुम्हारा पेबल है, ठीक है, और ये है मान लो सैंड, ठीक है, और ये क्या है, ये है फाइन सैंड, है ना। तो पहले मान लो इसका वॉल्यूम जो था वो v था, यहाँ पे हल्का फटाफट कर लेते हैं, इसका वॉल्यूम v था। तो जब पेबल गए तो पेबल ने ये जगह ऑक्यूपाई कर ली, तो अब वॉइड स्पेस कितना बचा 30। अगर मैं पोर वॉल्यूम की बात करूं p पोर, तो ये 38% ऑफ v बचा। उसके बाद तुमने सैंड डाल दी, तो सैंड इस वॉल्यूम में सैंड जाएगी, उसके बाद सैंड के कारण कितनी पोरोसिटी बच गई, तो इंटू 0.32। अब ये वाली जगह भी फिल हो गई और ये वाली जगह भी फिल हो गई, तो अब ये वाली जगह बची थी, अब इसमें तुमने सैंड डाल दी, तो सैंड डाल दी तो उसके लिए ये पोर वॉल्यूम बल्क वॉल्यूम था, इंटू कर दो उसकी पोरोसिटी से, तो ये क्या हो गया तुम्हारा पोर वॉल्यूम आ गया, डिवाइड कर दो वॉल्यूम से तो पोरोसिटी आ गई, बस में आ गई। ठीक है, ट्राई करना घर पे एक बार, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं कमेंट कर देना, वापस से क्या करेंगे, इस सवाल को फिर से देख लेंगे अलग से, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था जो गेट में पूछा गया था 2017 में, ठीक है, जो गेट 2017 में पूछा गया था। अब इस सवाल को हम देखते हैं। इस सवाल को एक तो बहुत ही आसान तरीका है जो झट से हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा हल्का सा, और एक क्या है अपना जो देसी तरीका है, ठीक है, कि हम प्रॉपरली उसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे और फटाक से आंसर निकाल लेंगे, वो देखेंगे। पहले समझते हैं कि सवाल कह क्या रहा है। सवाल कह रहा है कि इन द फिगर सोन बिलो, मान लो एक ये वेल है और वेल में डिफरेंट डेप्थ्स हैं, ठीक है, एक वेल है और वेल में क्या है, ये डिफरेंट डेप्थ्स के अकॉर्डिंग ग्रेडियंट्स बने हैं, ठीक है। और वो बोल रहा है कि ए बी क्या है, गैस कैप है, तो ये क्या हो गया, गैस हो गया, और जी बी क्या है, GOC है, और सी क्या है, WOC है, तो ये क्या हो गया, ये ऑयल हो गया और ये वाटर हो गया, ठीक है। ये गैस, ऑयल और वाटर इस तरीके से हो गया। गैस की डेंसिटी उन्होंने 2 दे दी, ऑयल की डेंसिटी उसने 80 kg/m³ दे दी, और वाटर की डेंसिटी 1000 kg/m³ दे दी। और मुझे बोला है कि प्रेशर डिफरेंस निकालना है D और B के बीच में, मतलब प्रेशर डिफरेंस D और B इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एक सिंपल तरीका, एक जो जनरल तरीका है उस तरीके को पहले फॉलो करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक जो फास्ट तरीका है, कंसेप्चुअल तरीका है, उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो समझना, मैं क्या बोलता हूँ कि मान लो अगर मेरे पास ये वेल का जोन था और मैं बोलता हूँ ये गैस है,
ये ऑयल है और ये वाटर है, यही उसने दे रखा है, ठीक है। और यहाँ डेप्थ कितनी कितनी दे रखी थी, 1010। तो ये डेप्थ उन्होंने दे दी, मान लो 1000, और ये 1010, फिर ये कितनी दे रखी है 1016 और 1100, 1060 और 1100। ये क्या है, WOC है, ये क्या है, GOC है, ठीक है। अब उसकी ग्रेडियंट भी दे दिए मुझे, D और ये मान लो A है, ये B है, ये C है, तो मुझे PD और DD निकालना है। तो मान लो प्रेशर है D निकालता हूँ मैं, प्रेशर है D। तो प्रेशर है D के लिए क्या होगा, मान लो इसके ऊपर मैं क्या मान लूँगा कि वाटर ही है, यही एजम्पशन है कि क्या ऊपर में क्या है, पानी ही मान लोगे आप, तो पानी है। तो मैं बोलता हूँ, मैं निकालता हूँ प्रेशर एट D, तो मैं बोलूँगा प्रेशर एट A प्लस प्रेशर एट B प्लस प्रेशर एट C, ठीक है, प्लस P रिजर्वायर मान लो, या P ATM पकड़ लो, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रेशर A पे, फिर B पे, फिर C पे और फिर D पे, एक D पे भी, मतलब PA0 से सरफेस, अगर इसको देखेंगे तो मैं क्या लिख देता हूँ समझने के लिए, मैं बोलता हूँ प्रेशर एट D जो निकालना है वो हो गया प्रेशर 0 से A तक, फिर हो जाएगा प्लस A से B तक, प्लस B से C तक, प्लस C से D तक, प्लस P ATM। ये होगा प्रेशर एट D। तो 0 से A तक में कितना प्रेशर हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ, मान लो ग्रेडियंट ऑफ वाटर, मतलब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर आपका होता है रो जी एच, तो रो और एच तो दिया हुआ है, जी को मान लो हम कॉमन ले लेंगे, इंटू 1000 जी, प्लस ए और बी के बीच में क्या है, गैस है, उसकी डेंसिटी कितनी दी हुई है 2 इंटू डिफरेंस कितना है डेप्थ का, ये डेप्थ का डिफरेंस जो है आई थिंक ये जो दिया हुआ है ये 1010 दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज क्या हो गया 2 इंटू 10 इंटू जी हो गया, प्लस इसके बीच में लेंगे तो ऑयल का डेंसिटी कितना दिया हुआ है 800, तो 800 इंटू डेंसिटी, इसके बीच में डिफरेंस कितना हो गया 50 इंटू जी, प्लस 1000 डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू इन दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस कितना है 40 इंटू जी, ठीक है, प्लस पी रिजर्वायर पी एटीएम दैट इज 14.7 एटीएम मान लो। अभी के लिए आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यूज पे हम बात कर रहे हैं, हटा दो इसको एक सेकेंड के लिए। तो ये कितना हो जाता है मेरे पास 10,000 प्लस 20 प्लस 80 इंटू 500। ये थोड़ा लंबा तरीका है, हर 1000 इंटू, इसके बाद एक शॉर्ट तरीका दिखाऊंगा, ठीक है, इंटू प्लस 20 प्लस 80 इंटू 800 इंटू 50 प्लस 1000 इंटू 40। तो ये क्या हो गया 1080020 जी आ गया, न्यूटन, मतलब मान लो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, इसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जी की वैल्यू दे देगा। वहीं पे प्रेशर एट बी क्या आ जाएगा, प्रेशर 0 से ए प्लस प्रेशर ए से बी, यही आएगा। बी पॉइंट पर प्रेशर 0 से ये और ए से बी, तो ये कितना हो गया 1000 इंटू 1000 जी हो गया, प्लस 20 इंटू 10 जी हो गया। तो ये क्या हो गया 10,000 1000 इंटू 1000 प्लस 20, ये क्या है 2 है, प्लस 20, तो दैट इज क्या हो गया 2 इंटू 10, तो ये हो गया 20, दैट इज 1 1 2 3 4 20 जी हो गया, ठीक है। अब प्रेशर P और D के बीच में पूछा है, तो प्रेशर PD माइनस PB कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास 10800020, दैट इज 10800020 जी माइनस ऑफ 14020 1123420 जी, दैट इज कितना आ जाएगा 80020 जी, दैट इज इंटू 9.81, दैट इज
784,996.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5 कर दिया, दैट इज 7.849 न्यूटन पर मीटर इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमने प्रेशर निकाल लिया P और D के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थोड़ा सा एक फास्ट तरीका बताता हूँ, जैसे कि इस फास्ट तरीके को आप इसमें देख भी लोगे। अगर आप देखोगे ना तो प्रेशर जो P और D के बीच में पूछा है वो बेसिकली किसके किसके कारण है, ग्रेडियंट ऑफ ऑयल के कारण और ग्रेडियंट ऑफ वाटर के कारण। अगर मैं इन दोनों के बीच का प्रेशर निकाल लूँ तो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन D और P पता चल जाएगा। तो मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ कि प्रेशर, मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ कि प्रेशर एट D माइनस प्रेशर एट B विल बी इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ, मान लो ग्रेडियंट ऑफ ऑयल इनटू डेप्थ ऑफ ऑयल प्लस ग्रेडियंट ऑफ वाटर इनटू डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 800 इंटू, मान लो डेंसिटी दिया हुआ है, इंटू G इंटू कितना डेप्थ है, आई थिंक 50 था, प्लस या रो जी एच क्या लो ना 1000 इंटू G इंटू 40, यही था। तो ये कितना हो गया 8,800 इंटू 50, दैट इज 40,000 G प्लस 1000 इंटू 40,000 G, तो दैट इज 80,000 G आ गया, दैट इज इंटू 9.81, तो ये हो गया 80,000 इंटू 9.81, तो दैट इज 784,800 न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो दैट इज 8.488 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। झट से क्या हो गया, आंसर आ गया। ये क्या बोल दिया सीधा सीधी, P और D के बीच में जो प्रेशर है वो इसके उसके कारण ही है, दो ही चीज़ों के कारण है, कोई दिक्कत नहीं है।